आबिद बॉक्सर की क्या कहानी है, किस किस का उसने पुलिस मुकाबला किया और उसके साथ क्या कुछ हुआ? 100 डेढ़ सौ कत्लों के इश्तिहारी जो थे, उजरती कातिल थे, उनके आबिद बॉक्सर ने पुलिस एनकाउंटर किए। आबिद को शुरू से ही शौक था बंदे मारने का। अब्दुल करीम बम्बों वाला 156 अफराद का जो कत्ल थे ना, वो इसने अपने मुंह से इकरार किए हुए थे दौरान तफ्तीश। रियाज बसरा की मदद से ये जेल से फरार हुआ। आबिद बॉक्सर के मुताबिक इस तक पहुंचने के लिए रिक्शा भी चलाया, कई दिन तक उसने मसवाकें बेची। हम कह सकते हैं कि 90s में आबिद बॉक्सर सीसीडी था, लेकिन वो इख्तियारात नहीं थे जो इख्तियारात सीसीडी के पास है। मैं आपको बताऊं, उस दौर में पुलिस मुकाबलों की जुडिशियल इंक्वायरियां हुआ करती थी। आबिद बॉक्सर के सारे पुलिस मुकाबले क्या जेन्युइन थे? यार, अब जेन्युइन नॉन जेन्युइन का जो है ना, इन मुकाबलों में सवाल पैदा नहीं होता। आबिद बॉक्सर पॉलिटिकली यूज हुआ अपने मफादात के लिए, क्या बंदे मरवाए गए? का नाम उन्होंने कई जगह पर बैठ के लिया। मेरे से पुलिस एनकाउंटर जो थे वो करवाए गए थे। आबिद बॉक्सर का ताल्लुक गोगी भट्ट से, तीफी भट्ट से, जो आज कहते हैं सीसीडी वाले कि ये क्रिमिनल्स हैं। अब भी बहुत से हैं पुलिस अफसरान जिन्होंने डकैत रखे हुए थे, जो मंशियात बिकवाया करते थे। आबिद बॉक्सर का इतना नाम हुआ, डाउनफॉल कैसे आता है? आबिद बॉक्सर को उस दौरान एक पुलिस एनकाउंटर में मारने की भी कोशिश की गई। कई लोग हीरो भी कहते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल भी कहते हैं, लेकिन आबिद बॉक्सर के पूरे करियर पे एक दाग भी है। उस वाक़े पर उसको दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे गेस्ट आपके लिए बहुत मेहनत और तहकीक के बाद इस पॉडकास्ट को लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद है, आप चाहते हैं कि इस काम को हम जारी रखें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से ये जो वीडियो है ये मैक्सिमम ऑडियंस तक जाए। मिर्ज़ा साहब, पिछले 5-6 महीने से हम सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबलों पर बात कर रहे हैं। अब इन पुलिस मुकाबलों में तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला हो, फैज़ान बॉक्सर का हो, या फैसल शफकत भट्टी, या ये जो अब हुआ नुमान कैसर का, इनकी FIR में लिखा होता है कि साथियों की फायरिंग से मुल्ज़िमान मारे गए। अब आजकल तो कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सामने नहीं आता, लेकिन अगर हम माजी के पंजाब पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बात करें, हमने नवीद सईद और उमर विर्क पे तो पहले बात की हुई है। आबिद बॉक्सर की क्या कहानी है, किस किस का उसने पुलिस मुकाबला किया और उसके साथ क्या कुछ हुआ? आबिद बॉक्सर, अली भट्ट साहब, आबिद बॉक्सर का जो नाम है ना, वो माजी में पुलिस एनकाउंटर के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम हुआ है उसका। बड़े बड़े जुराइम पेशा अफराद जो हैं, 100 डेढ़ सौ कत्लों के इश्तिहारी जो थे, उजरती कातिल थे, उनके आबिद बॉक्सर ने पुलिस एनकाउंटर किए। और कहा जाता है कि 400 से ज़ायद पुलिस मुकाबले हुए हैं। बहुत काफ़ी लंबी रिकॉर्ड पर फहरिस्त जो है वो, अब हम डिस्कस तो कर नहीं सकते, लेकिन कुछ चीदा चीदा जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। आबिद बॉक्सर के पुलिस एनकाउंटर, पहले तो आपको बताऊं कि आबिद बॉक्सर गालबन 1988 में जो था ना, वो पुलिस में भर्ती हुए और बॉक्सिंग बेस पे भर्ती हुए थे। फिर उसके बाद 90 में गालबन सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुए और 93 में जो था इंस्पेक्टर जो था उसको बनाया गया, ऑर्डर हुए थे इंस्पेक्टर के। तो बहरहाल ये एक सिलसिला काफ़ी अरसे तक, कोई 5-6 साल तक पुलिस इनकाउंटर्स का सिलसिला आबिद बॉक्सर के हवाले से जो था वो चलता रहा। और इस दौरान कई ऐसे वाक़यात ऐसे सामने आए कि उस दौर के हवाले से वो बहुत बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे जिनको आबिद बॉक्सर ने पुलिस मुकाबले में मारा। अच्छा, आबिद बॉक्सर की जो पुलिस सर्विस है वो कहते हैं कि 7 साल के करीब है, लेकिन पुलिस इनकाउंटर्स देखें तो इतने पुलिस इनकाउंटर देखें ना आप, 88 से लेकर आप आ जाएं मिड 90s तक, तब तक तो आबिद जो है वो नौकरी में भी रहे। और फिर उसके बाद 95-96 के बाद जो था ना, बहुत से मतलब कि सख्तियाँ कह लो कि आबिद बॉक्सर ने झेलना शुरू की। जब जवाल आना शुरू हुआ, या जब कह लो कि अरबाब इख्तियार के ने अपने चुंगल में लिया उसको, या उस नरगे में उनके आ गया, तो उसके बाद मामला तो उसके डिस्टर्ब होते रहे। बहुत सारे नशीबो फराज आबिद बॉक्सर ने भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। इधर एक मेरा सवाल है, आबिद बॉक्सर की जो हिस्ट्री में BBC उर्दू पर एक पूरा आर्टिकल था वो पढ़ रहा था, उसमें बताया जाता है कि आबिद बॉक्सर जो है वो 90s में स्टाफ ऑफिसर थे कैप्टन जुबैर के।
तो ये स्टाफ ऑफिसर से किस तरह से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए? देखें, मैं आपको बताऊं कि ये स्टाफ अफसर जो थे ना, उस स्टाफ अफसर इसलिए जो उस दौर में लगा करते थे ना, कि स्टाफ अफसर लगाने का मकसद ये होता था कि इनके पास कोई ड्यूटी नहीं हुआ करती थी। जैसे थानों में ड्यूटीज़ होती हैं ना, कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, किसी की सिक्योरिटी है, गश्त करना है, आपने कोई वारदात हो गई वहाँ पर आपने जाना है, अदालतों में जाना है। तो स्टाफ अफसर का मकसद ये होता था कि अगर वहाँ पर एक, मतलब कि कह लें कि आप एक साइड पर रहकर अपने टारगेट्स जो थे वहाँ पर रहकर आप अचीव किया करते थे। तो इसको आबिद को शुरू से ही शौक़ था कि मतलब कि जुराइम पेशा लोगों के मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन हासिल करनी, उनके पीछे चढ़ाई करनी, मतलब कि बंदे बहुत मारने का। एग्रेसिवली जो था ना, मतलब कि कुछ लोगों को शौक़ होता है कि बढ़ चढ़ कर जो है ना वो मामलात में हिस्सा लिया जाए। तो बस इसी तरह से इसके मामलात शुरू हुए हैं, और फिर चलते चलते इसका नाम इतना हुआ कि गालिबन शायद मेरा ख्याल इंडिया तक जो उस टाइम इसकी गूंज थी ना पुलिस एनकाउंटर्स की, वहाँ तक भी गई थी। और फिर शायद गालिबन कोई एक फ़िल्म बनाने का भी कोई किसी का प्रोड्यूसर का प्रोग्राम बना था कि इस हवाले से एक फ़िल्म भी बनाई जाए। तो हमारा भी ताल्लुक़ बड़ा पुराना आबिद बॉक्सर से, को गालिबन आज से कोई मेरे ख्याल 30-32 साल पुराना हमारा ताल्लुक़ है, और बहुत टाइम हमने इकट्ठे भी गुजारा। मिड 90s का दौर जो था वो हमने काफ़ी देर इकट्ठे गुजारा। फिर बीच में कुछ मामलात आबिद के जब डिस्टर्ब हुए तो 10-11 साल के लिए बैरून मुल्क मफरूरी काटना पड़ी, कह लें आप उसमें, क्योंकि केसेस काफ़ी सारे आबिद पे यहाँ पर बना दिए गए थे। तो पुलिस इनकाउंटर्स के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो आबिद बॉक्सर के पुलिस मुकाबले जो हैं उनमें जो एक मुकाबला है उसका अब्दुल करीम बम्बों वाला, बड़ा मशहूर व मारूफ ये उस दौर में हुआ करता था। सिपा साहबा से गालिबन इसका ताल्लुक़ था, और कोई कहते हैं कि 156 अफराद का जो कत्ल थे ना, वो इसने अपने मुंह से इकरार किए हुए थे दौरान तफ्तीश। मुख्तलिफ शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट किए हुए थे, फायरिंग की हुई थी, इवन के कराची तक लोगों को जाकर इसने मारा हुआ था। बड़ा ख़तरनाक दहशतगर्द था ये उस दौर में। और फिर इसको ना कोई पुलिस वाले थे 3, एक कोई समर था और 2 उसके और साथी थे पुलिस वाले, उन्होंने ना इसको गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करने के बाद इसको जेल भिजवा दिया। अच्छा, जब ये गिरफ़्तार होता है ना, तो देखें ये ना हम चीज़ें अक्सर फ़िल्मों में देखते हैं अली, कि बड़ा फिल्माया जाता है एक, कि जी को अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया तो उसने किसी पुलिस अफसर को थ्रेट किया और कहा कि मैं जेल से भी भाग जाऊंगा और मैं फ़लाँ शख्स को कत्ल भी करूंगा, मैं अपना बदला लूंगा। ये फिल्मों में चीज़ें हमने देखी हैं, पंजाबी फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में बड़ा देखा है हमने, ये डायलॉग बाजी जो चलती है। लेकिन इसने जब ये गिरफ्तार हुआ ना, इसने जेल में बैठकर उन पुलिस वालों को इसने कहा था कि मैं ये काम करूंगा, मैं जेल से बाहर भी आऊँगा, मैं इन लोगों को जो है उनसे बदला भी लूँगा, और ये काम मैंने करने हैं। इसने जेल में बैठ के उन 3 पुलिस वालों को मरवाया जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया था। इसका किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने जेल से फ़रार होने का मंसूबा बनाया। उस मंसूबे के दौरान इसने उस मंसूबे की तकमील के लिए जेल के अंदर एक्सप्लोजिव मंगवाया। अच्छा। इसका प्लान ये था कि जेल की दीवार पे एक्सप्लोजिव लगा के दीवार तोड़ी जाएगी और ये वहाँ से भागेगा। इसका ये एक प्लान का जेल की दीवार ही बम से गिरा देगा। जी, ये इसका प्लान का हिस्सा हुआ करता था। बहरहाल वो तो कामयाब नहीं हो सका उसमें, लेकिन फिर एक बड़ा करैक्टर उस टाइम हुआ करता था सिपा साहबा का, लश्कर जंगवी का, रियाज बसरा, ठीक है। फिर रियाज बसरा की मदद से ये जेल से फ़रार हुआ। जेल में कुछ ख़वातीन, बुर्का पोश ख़वातीन जो थी, वो मुलाकात के लिए भिजवाई जाती हैं, और ये कहते हैं कि बुर्का पहनकर जेल से फ़रार हुआ था। पुलिस वाले मुलविस तो होंगे, पुलिस की मदद के बिना तो बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। शामिल वो इस सूरत में होते हैं, देखें मसलन कि अगर जेल में मैंने कोई चीज़ पहुंचानी है ना, कोई असला पहुंचाना है, तो वो मैंने खाने में रख के या किसी चीज़ में रख के अंदर देना है। अब मैंने फैसिलिटेट जेल वालों से क्या होना है कि मैंने जेल वालों को पैसे दे देने हैं, उनको कहना कि यार है पैसे फाड़ते हैं, अब मुलाकात है, पास करवा देते। अब उसकी चेकिंग नहीं होती। अब जेल वालों को ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या गया है,
ये इस तरह के मामला जेल में चलते हैं। अब बुर्कापोश खवातीन 4 गई, 5 गई, 6 गई, जितनी भी गई अंदर, और वापसी जो है वो 5 या 6 ही बुर्कापोश खवातीन आई, और जो 7वीं खवातीन जो एक्स्ट्रा थी वो बुरके के बगैर आ गई होगी बाहर। तो बहरहाल ये वहाँ से बुरका पहनकर इसको बाहर निकलवाया और ये फरार हो गया। अब उस टाइम कैप्टन जुबैर साहब हुआ करते थे एसपी उस दौर में, इसने उनको भी थ्रेट किया था, इसने फिर उनको लेटर भी ये कहते हैं लिखा और कहा कि जी मैंने आपसे जो कहा था मैंने अपने सारे वादे पूरे किए, मैं भाग भी गया, मैंने फलां को ये भी किया, अब एक काम रह गया, वो काम है कि मैंने आपको टारगेट करना है। और वो टारगेट क्या था, उसका ये प्लान था कि उसने इनकी गाड़ी पे बम लगाना था। वो अब्दुल करीम बम्बों वाला मशहूर था, इसी नाम से उसको पुकारा जाता था, इसी नाम से वो मशहूर था। तो वो उसने ये भी कहा कि मैंने आपकी गाड़ी में बम लगाना और मेरा टारगेट अब आप है। अब जब ये मामला सामने आते हैं तो उसके बाद फिर पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा चौकस हो जाती है और फिर इसकी तलाश भी की जाती है। आबिद बॉक्सर को इसकी खासकर टास्क दिया जाता है इस हवाले से। आबिद बॉक्सर के मुताबिक इसने इसकी गिरफ्तारी के लिए, इस तक पहुंचने के लिए रिक्शा भी चलाया, कई दिन तक उसने मसवाकें बेची, चनों की रेड़ी भी लगाई, जहां पता लगता था कि इसने आना है वहां पर कई कई दिन जो है वो पहरा भी दिया उसने। बहरहाल अब जब किसी का वक्त मुकर्रर हुआ हो तो फिर वो खुद ब खुद ही जो है ना आंखों के सामने आ जाता है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सामने फिर ये आया, एक नौमी नाम का लड़का था, वो इसके साथ आया, इसको छोड़ के गया। वहाँ पर फिर आबद के साथ इसका मुकाबला सामना होता है तो इनका पुलिस इनकाउंटर होता है। उस इनकाउंटर में फिर ये अब्दुल करीम बम्बू वाला मारा जाता है। जो नौमी इसको छोड़ के आया था वो भी बाद में एक पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। ये एक बड़ा मशहूर और बड़ा एक उस दौर का पुलिस इनकाउंटर था जो उसने आबिद बॉक्सर ने किया। फिर उसके बाद अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो एक और पुलिस अपना किरदार माजी में रहा है अपना, हमारे आपको याद होगा आतिफ चौधरी स्टूडेंट लीडर, बिल्कुल असद प्रिंस। ये आतिफ चौधरी का एक पूरा गैंग हुआ करता था, उसमें आगा नवीद, एक खालिद हीरा, एक महबूब लंबा होता था, असद प्रिंस होता था, ये आतिफ चौधरी, ये एक बड़ा इनका गैंग हुआ करता था। आतिफ चौधरी के साथ आबिद बॉक्सर के 4 पुलिस मुकाबले हुए। अब उसमें दो पुलिस मुकाबले होते हैं ड्यूटी फ्री शॉप पे। अच्छा, एक पुलिस मुकाबले में जो है ना आतिफ चौधरी आबिद बॉक्सर को फ़ोन करके कहता है कि तू एडा ही भलवाने गया तो फिर कल ड्यूटी फ्री शॉप पे आ। अच्छा, वो दोनों जो है ना मेरे ख्याल से जो दोनों थे ना, जो आतिफ चौधरी जब गिरफ्तार हुआ तो उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया। उन्होंने कहा जी मैं उन्हें फ़ोन करके थ्रेट किया तो मेरे जहन च यही गसी कि उन्हें कितने आना है। तो आबद के जहन में भी यही बात थी कि वो मैंने बुला रहे थे तो उन्हें किड़ा आना, तो दोनों इसी चक्कर में वहाँ पर आ गए। और जब वहाँ पर आते हैं तो इनकी आपस में फायरिंग हो जाती है और सड़क पर सरेराह फायरिंग होती है इनकी, और बड़े लोगों ने वहाँ पर अपनी जानें भी बचाई। इस फायरिंग में महबूब लंबा जो था एक उसको गोली लगती है, वो ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन ये वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। फिर इनका मुकाबला होता है नहर पे, किनाल पे तौक़ुफ़ करते हैं, उनके पीछे जाते हैं, नहर पे भी इनकी क्रॉस फायरिंग होती है, उसमें भी बच जाते हैं, उसमें भी बच जाता है ये। तो एक करैक्टर हमने उस पर पॉडकास्ट भी किया हुआ है, असद प्रिंस, रिवाज गार्डन जो वहाँ मारे जाते हैं। अब वहाँ पर ये जब वो अकेडमी के प्रिंसिपल से पैसे लेने जाते हैं तो गालबन बसंत की रात का वकूआ है ये। तो आबिद बॉक्सर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो अपना अकेडमी के प्रिंसिपल जो थे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये वहाँ पर जाते हैं, ये पहले से वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब असद प्रिंस, आतिफ चौधरी, आगा नवीद और खालिद हीरा, ये 4 लोग गाड़ी पर जाते हैं पैसे लेने के लिए। उनमें से 2 लोग जो हैं खालिद हीरा और असद प्रिंस गाड़ी से उतरते हैं और उतर के अंदर जाते हैं पैसे लेने के लिए। वो जब नॉक करते हैं दरवाज़ा तो पता लगता है कि वो आ गए हैं, तो फिर वहाँ पर फायरिंग होती है इनकी। अंदर से आबिद बॉक्सर फायरिंग करता है, बाहर से ये भी फायरिंग करते हैं। बाहर भी पुलिस वाले मौजूद होते हैं जो अपनी अपनी पोजीशनें लिए हुई थी। अब उसमें असद प्रिंस जो था मौके पे मारा जाता है, और असद प्रिंस बड़ा दिलेर नौजवान था, निडर नौजवान था, और उसके वाक़यात हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से वो लोगों को मारा करता था, किस तरह से उसने उजरत कैसे वो उजरती कातिल था, किस तरह से वो मारा जाता है। खालिद हीरा शदीद ज़ख्मी हो जाता है, आतिफ चौधरी की टांग में गोली लगती है, आगा नवीद के सर में गोली लग के छू के गुजर जाती है, उसकी बचत हो जाती है। बहरहाल असद प्रिंस को ये वहीं छोड़ते हैं। खालिद हीरा किसी ना किसी तरीके से गाड़ी तक पहुंच जाता है, गाड़ी में उसको डालते हैं और वहाँ से ये फिर फरार हो जाते हैं।
फरार होते हैं, रास्ते में 2 गाड़ियां छीनते हैं, एक कोई गालबन कोई किसी डीआईजी की गाड़ी, कोई जेल खाना जात के डीआईजी, उनकी गाड़ी छीन के क्या करते हैं कि इसको खालिद हीरे को एक हॉस्पिटल में की एमरजेंसी के बाहर फेंकते हैं और उसको कहते हैं तो इलाज करा अपना, एमरजेंसी लाया जाओ, तो वहाँ से ये फिर निकल जाते हैं। निकल के ये जाते हैं गालबन कालू शाहपुरिया के इधर पास। कालू शाहपुरिया के पास, हंजरवाल वाली साइड पर, चूंग वाली साइड पर, उसके पास जाते हैं। वहाँ पर इसका इलाज मालजा होता है फिर आतिफ चौधरी का। फिर उसके बाद आतिफ चौधरी जिस तरह से मारा जाता है, आपको पता है कि इलाका गैर चला जाता है। लेकिन आतिफ चौधरी के केस में जैसे बाकी हमने पुलिस मुकाबले देखे, आबिद बॉक्सर के हाथों वो मारे गए। आतिफ चौधरी का जो पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें वो मारा गया, वो आबिद बॉक्सर का नहीं था। वो आबिद बॉक्सर का मुकाबला नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि आतिफ चौधरी को जब वहाँ से लाया गया ना इलाका गैर से, क्योंकि वहाँ पर जब ऑपरेशन हुआ तो उस ऑपरेशन में आतिफ चौधरी जो था वो ज़ख्मी हो गया था। वहाँ जब वो हॉस्पिटलाइज था तो यहाँ से पुलिस जाती है उसको लेने के लिए, तो गालबन आबिद बॉक्सर भी वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो आबिद बॉक्सर आतिफ चौधरी की जब बात होती है तो आतिफ चौधरी आबिद बॉक्सर को ये कहता है, मैनू तुसी ना मारना मैनू, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ नहीं देंदा कि तुसी मैनू हुण इस हालत विच मारो। इसका लुबे लुबाब उसकी गुफ्तगू का ये था। तो फिर आबिद कहता है कि मैंने फिर उस चीज़ से ना अपना जहन बदल लिया, मैंने फिर उसको आतिफ को नहीं मारा। उसकी उस बात से ना तो मेरा कहते हैं दिल दहल गया, या मुझे कह लो कि शर्म आई मुझे, और मैं उस चीज़ को ना उससे विड्रॉ कर गया। मैंने उसको केस को उसको बहरहाल लेके आते हैं यहाँ पर, कुछ दिन रखते हैं उसको, मामला तो उसके देखते हैं। तो बल्कि मैंने आपको बताया भी था, मेरी आतिफ चौधरी से मेरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल 2 मुलाकातें हैं। मुलाकात तो एक ही है लेकिन 2 मरतबा मेरा उसका आमना सामना हुआ है। जब उसको लेके आया, एक दफ़ा एसपी सिटी के पास पेश किया तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, तो उसका प्रोटोकॉल मैंने देखा वहाँ पर, किस तरह से एसपी सिटी अपनी कुर्सी से उठा और उसको सर प्लीज़ बैठे आए, इस तरह से उसको कहा। एक मैंने उसको वहाँ आमना सामना मेरा हुआ था। फिर उसके बाद जब वो उन्होंने लोहारी थाने में रखा हुआ था, लाहौर का जो थाना है लोहारी, वहाँ रखा हुआ था, वहाँ फिर मैं उससे मुलाकात करने गया। हवालात में मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो बग़ैर सहारे के खड़ा नहीं हो सकता था। हवालात की सलाखें पकड़ के वो खड़ा हुआ था और उसकी वर्डिंग मुझे आज भी याद है। अच्छा, उसका एक डायलॉग होता था, मोहब्बत जी। वो जिस सबसे ना गुफ्तगू के दौरान मोहब्बत जी एनजे फ्लाइट, वो मोहब्बत जी का लफ्ज वर्ड ज़रूर यूज़ किया उसने करता आबिद था। बॉक्सर के बारे में कोई बात की आपसे? नहीं, आबिद बॉक्सर की कोई बात नहीं की। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे याद है ना फ़िक्रा आज तक से, को मतलब अपने केस के हवाले से बातें कर रहा था। उसने कहा था कि मोहब्बत जी इन्होंने मैनू मार देना है, तो मारना उदों है जदों उन्होंने मैनू इत्थों दूसरे थाने शिफ्ट करना है। तो वही हुआ, लोहारी से जब उसको सांदे लेके गए हैं, तो सांदे से जब उसको वहाँ मौके पर लेके गए तो वहाँ पर उसको मार दिया गया। उसके मुतल्लिक़ ये कहा जाता रहा कि अरशद अमीन अपनी पुजारों पर अपने साथियों के साथ वहाँ पर गया और अरशद अमीन ने उसको अपने हाथ से मारा, ये उसके मुतल्लिक़ कहा जाता है। ठीक है। अब ये 4 पुलिस मुकाबले आबिद बॉक्सर के आतिफ चौधरी के साथ थे। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो फिर एक और बड़ा मशहूर मारूफ पुलिस एनकाउंटर था अन्नू चबेल का। बिल्कुल। अन्नू चबेल जो है वो मैं आपको बताऊं, पाको हिंद में उस बंदे का नाम हुआ है। ये जो अब दरियाए रावी है ना, इसकी पट्टी जो है ना, इसकी जितनी भी है ना एरिया, वहाँ पर इसका राज हुआ करता था। इसे कहते थे रावी का बेताज बादशाह। इसको बीबीसी की जब इसका एनकाउंटर हुआ है ना, तो बीबीसी ने जो स्टोरी दी थी ना, उसमें कहा था कि रावी का बेताज बादशाह अन्नू चबेल आबिद बॉक्सर के साथ मुकाबले में मारा गया। मतलब आपकी बात सही है कि इसको बेताज बादशाह कहा जाता था और उजरत पे कत्ल किया करता था। अच्छा, उस दौर में ना बॉर्डर पर आना जाना, इंडिया आना जाना बहुत आसान था, बगैर वीज़े के लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे। और इसके बारे में कहते हैं ये इंडिया जाके बंदे मारता था। इंडिया जाकर भी इसने कुछ लोगों का मर्डर किया हुआ था। ठीक है। और उस दौर में ना बॉर्डर पे आपको मैं बताऊं, स्मगलिंग तो बहुत आम थी ना, इसी वजह से लोगों का आना जाना भी जो था वहाँ पर चला करता था, वहाँ पर आया जाया करते थे। तो ये वहाँ पर जाता था, जाकर वहाँ पर लोगों को मर्डर भी किया इसने। 100 से ज़ायद कत्ल थे इसके अन्नू चबेल के खाते में, बहुत लोगों को पैसे लेकर मारा था इसने। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो अन्नू चबेल के पीछे कई मर्तबा जो है वो पुलिस पड़ी, कई मर्तबा उसका सामना भी हुआ पुलिस वालों के कई साथ। मर्तबा पुलिस वाले भागे भी। पुलिस वाले भागे भी आगे लग के इसके हवाले से, लेकिन ये पुलिस के काबू नहीं आया। फिर आबिद बॉक्सर को इसके मुतल्लिक़ जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो गालबन लाहौर का इलाका है, इधर हंजरवाल का इलाका है, वहाँ पर रेड की जाती है, वहाँ पर आबिद के साथ इसका इनकाउंटर होता है। अच्छा, बड़ी मज़े की चीज़ है कि इस इनकाउंटर में ना कुछ डायलॉग बाजी भी हुई उस एनकाउंटर के दौरान।
तो मुझे तो कुछ फिल्मी सा सीन लगता है ये, जो डायलॉग बाजी वाला सीन होता है था ना, फिल्मों में हम देखते हैं। तो उस फायरिंग के दौरान ना ये अनु चबेल कहते हैं कि सामने वाले घर में था ये, इसके ओपोनेंट जो घर था वहाँ पर थे, वहाँ पर इनकी क्रॉस फायरिंग हो रही थी और आबद की और उनके आपस में डायलॉग बाजी हुई। तो इसने एंड में ना आखिरी कि जिसने एक सिगरेट मांगा पीने के लिए, ठीक है, तो वो जो आबिद के साथ दोस्त है ना, उन्होंने इसको गालियां निकाली। तो इसने आगे से कहा कि जदों बंदूका हाथ च फड़ियां होन ना, कलाशना हाथ च फड़ियां होन, फिर गोली चलाई दी, गाल नहीं कढ़ी दी होंगी। ये डायलॉगबाजी भी इनकी चलती रही। बहरहाल वहां पर फिर ये पुलिस इनकाउंटर में जो है मारा गया। अच्छा, आज से कोई 6 महीने पहले अनु शुबेल का जो नवासा था, बेटी का बेटा, वो मुझे मिला। तो उसने मुझे बताया कि मैंने आपको देखा हुआ है। तो मैंने कहा कौन सा शो देखा है? तो उसने कहा कि अनु शुबेल का शो देखा है। अच्छा। और उसने फिर बताया कि वो मेरे नाना है। अब उनकी फैमिली के लोग तो मौजूद हैं, लेकिन अब ये किरदार ऐसे हैं, माजी के इतने नटोरियस किरदार हैं ये, तो वो लोग अब सामने नहीं आते खुल के। ठीक है, अब क्योंकि जब वो सामने आएंगे तो लोग इन किरदारों की वजह से या तो वो उनकी लाइन पे लगे हों, उसी डगर पे चल रहे हो। अब अगर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं किसी ना किसी तरीके से छुप छुपा के या साइड पर रह कर या अपनी शनाख्त नहीं बताते, तो वो लोग सामने आने से कतराते हैं, क्योंकि ये इंतहाई बदनाम किरदार रहे हैं माजी में। तो आप जिन जिक्र किया ना आपने उसके नवासे की, तो वो ये लोग सामने आना पसंद नहीं करते। किसी किसी जगह पर जहाँ वो समझते हैं मुनासिब, वो अपना तारुफ करवा भी देते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से पुलिस मुकाबले हैं? क्योंकि कोई 400 से ज़ायद पुलिस मुकाबले लिस्ट के अंदर हैं। अली काबिल ज़िक्र जो है ना, उसमें एक जावेद मलंगी का आपको पता होगा, आपने भी उस पर कई पॉडकास्ट किए हुए हैं। वो एक ऐसा किरदार था लाहौर शहर का कि मतलब कि उस ये जो आपकी दरियाए रावी है ना, शादरे वाली साइड पे, इस पट्टी में लोगों ने अपने घर की जो बच्चियां ख़वातीन थी ना, वो अपने घरों से अपने रिश्तेदारों के घर भिजवा दी थी। ये ऐसा एक बद किरदार इंसान था, इस कदर ख़तरनाक इंसान था, ये गन पॉइंट पर लोगों के घरों में घुसकर बच्चियों की असमत दरी किया करता था। इसके ऊपर कहते हैं कि कोई 50-60 जो है ना, वो रजिस्टर्ड एफआईआर जो आइडेंटिफाइड हैं रेप की, वो इसके खिलाफ दर्ज थी। और वैसे कहते हैं कोई 150 से 200 खवातीन के साथ इसने ज्यादती कर रखी थी, और बहुत सी खवातीन को इसने मर्डर भी किया और हुआ था। कहते हैं कि हामला ख़वातीन जो हैं उनका इसने ये बड़ा रेप एक किया। केस हुआ था कि एक हामला खातून थी, उसके साथ भी इसने ज्यादती की थी, तो उसकी डेथ हो गई थी उस और खातून उसका के जो साथ। शोहर था वो एबनॉर्मल हो गया वो था। एबनॉर्मल हो गया था। देखे ना, इस कदर खौफनाक किरदार थे ये। और इसको मतलब कि एक दफ़ा आपका बड़ा मज़े का इसके हवाले से बताऊं कि इसको ना एक दफ़ा सिटी डिवीजन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इसको। अब इसको गिरफ्तार किया तो इसके मुतल्लिक फ़ैसला किया गया कि इसको इनकाउंटर में मारना है। एसपी सिटी गालबन बनियामीन हुआ करते थे उस वक्त। तो इसको ले गए बन दरियाए रावी पे, बन्नो पार कहते, बन्नो पार ले जाओ इनू, बंद के पार ले गए इसको पुलिस मुकाबले में। अब इसको कहा कि भाई भाग, ये भागे ना। कहते हैं कि पैरों में पड़ गया, रोने वाला हो गया, रो रहा था और माफ़ी मांग रहा था। तो पुलिस वालों ने गालियां निकाली इसको कि नास नासदानी उन नास अगे ला के। तो ये उठा है और उनसे तरले तुरले करता रहा, माफिया मांगता रहा। तो वो पुलिस वाले ही कहते हैं कि भाग यहाँ से, भाग भाग। वो ऐसा भागा कि वो भाग ही गया, सच में ही भाग गया। सच में भाग गया। पुलिस वाले पीछे पीछे, पुलिस वालों ने फायरिंग भी की इस पर, लेकिन वो उसकी बड़ी हुई थी उस टाइम, भागा और एक ट्राली के ऊपर चढ़ के वो निकल गया वहाँ से। उसके बाद इसने थाने शदरे पर ग्रेनेडों से हमला किया, थाने शादबाग पर ग्रेनेडों से हमला किया। फिर एक खातून जिसने इसको पकड़वाया था, इसने उसके साथ गन पॉइंट पर ज्यादती की और फिर उसका मर्डर भी किया। और फिर एक बड़ा इसमें केस था कि एक खातून जिसके पास ये यहाँ पर रहा करता था, जो इसको यहाँ पर रखी थी, इसका ना ताल्लुक इधर पेशावर वाली साइड से था, केपीके से, वहाँ से ये आया था। यहाँ पर आके इसने कुरेड़ियाँ लगानी शुरू कर दी, अपना मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। लेकिन ये उस दौरान भी बच्चियों के साथ जो छेड़छाड़ किया करता था, बड़ा इसका मतलब कि गंदा ज़हन था, गंदा किरदार था ये। तो इसने उस खातून जिसके पास ये रहा करता था, वो इसको समझाती थी, वो इसकी आदतों से वाकिफ़ थी, इसकी गलीज हरकतों से वाकिफ़ थी, वो इसको समझाती थी कि छोड़ दे ये काम। अब इसने क्या किया, उस खातून को भी बुलवाया अपने दोस्त के साथ, उसके साथ भी ज्यादती की और उसको भी मर्डर कर दिया इसने। तो इसके जुराइम की दास्तान जो थी ना, बहुत तवील दास्तान थी, और पुलिस के लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग किरदार था ये कि इसका किला कमा किया जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए, या इसका जिंदा या मुर्दा जैसे भी ये काबू आता है।
आबिद बॉक्सर जो था ना उस दौर में, फिर इसकी इंफॉर्मेशन आबिद बॉक्सर के पास आई। और आबिद बॉक्सर उन दिनों छुट्टी पर था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या है। आबिद से मैंने आपको बताया ना हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक और बड़ा पुराना ताल्लुक है। और मैं और हमारे एक दोस्त हैं आरिफ हुसैन, वो आजकल अब्रॉड में हैं। तो उनके साथ जो थे ना मामलात हमारे बड़े अच्छे आबिद के साथ चला करते थे। अच्छा, हमने ना हाजी हबीबुर रहमान हुआ करते थे एसएसपी उस दौर में। तो हमने उनको सिफारिश की आबिद की, उनका जी के साडा भाई है, साडा दोस्त है, तो उनको एसएचओशिप दे दो तुसी। तो उसने कहा अच्छा। उन्होंने अपने पीएसओ को लिखवा दिया कि आबिद बॉक्सर को यार को अब चेंज करेंगे ना एसएचओ, तो मुझे बताना है आबिद बॉक्सर। उनका जी ठीक है। अच्छा, एक दिन होता है ऐसे है कि हम ना दोनों, मैं और मेरा दोस्त हाजी हबीबुर रहमान के पास गए हुए उनके ऑफिस से। अब तो ना अपना हो गया है अपना, कई एसएसपी बैठते हैं लाहौर में। उस वक्त लाहौर का एक ही एसएसपी हुआ करता था, और जिला कचहरी के साथ जो आजकल गालबन ट्रैफिक का ऑफिस है ना, वो होता था मेन एसएसपी ऑपरेशन, वहाँ बैठा करते थे। तो खैर हम वहाँ पर गए, बाहर निकले तो आगे ना आबिद बॉक्सर ने वर्दी पहनी हुई और बाहर खड़ा, और उसे हमारे हमें देखते ना दूर से, तुसी बड़े फलाने, तुसी टमकाने इंज ते उंज, मतलब इस किस्म की वो ताल्लुक ऐसा था। उनको कोई की होया खैर है कि मेरी चंगी सिफारिश की है तुसी, मैं तुसी एसएचओ मैनूं लवाना सी ते मैनूं उन्होंने काले पानी भेजता। मैं कहा की होया? कहते मैनूं पीसी भेज दिता उन्हें, पंजाब कांस्टेबलरी। वो काले पानी की सज़ा समझते थे पुलिस वाले उस दौर में। उनका जी मेरी उत्थे उन्होंने कर दी है। उनका नहीं यार, हो नहीं सकता। उनका जी मैं आया इस वास्ते पेश होने वास्ते कि उन्होंने मैंने कहा उत्थे जाके। खैर हम फिर वापस गए हाजी हबीबुर रहमान को। मैंने कहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਤਾ। उनका ਕੀ ਹੋਇਆ? मैं कहा जी आबिद बॉक्सर ਦਾ किया सी तुसी। तो अच्छा, वो पीएसओ जो था वो पास ही खड़ा हुआ था उनका यार देखो इन्हों की गल सुनो, किनू भेजता पीसी आबिद बॉक्सर? उन्होंने लिस्ट में देखी, उनका आबिद बॉक्सर तो कोई भी नहीं। वो फिर उन्होंने पीएसओ को जी आबिद हुसैन नाम है उसका, सही, और वो उन्होंने पीसी भेजा। उनका अच्छा यार थाना केड़ा खाली है? उनका जी सलामपुरा खाली है। कहना जाओ उनको सलामपुरा चार्ज ले लो भेजा। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਲੋ ਜੀ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ ਜੀ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਲਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਥਾਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ कि मैं एक इन्फॉर्मेशन पे लगा काम कर रहा। मैं वो जावेद मलंगी की इन्फॉर्मेशन थी उस पर, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो एक दिन पहले हाजी हबीबुर रहमान साहब ने अपना ना एक पर्सनल एक सेल बनाया है, तो उन्होंने जी मुझे उस सेल का इंचार्ज लगा दें, तो मैं इस इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहा हूँ। खैर हम फिर चले गए। तो हाई साहब ने शक्ल यही कहते तुसीं मैनूं काम करन देना कि नहीं देना, कि तुसीं मिनट बाद अंदर आ जाते हो। तो मैं कहा हाई साहब वो तुसीं ना एक सैल बनाया है, तो मैं वो दोस्त जो थे दोनों ने, आरिफ हुसैन, उन्होंने कहा जी तुसीं हैल बनाया है, उस सैल दे विच जिहड़ा ना उत्थे ला दिओ, तो एक इन्फॉर्मेशन हैगी कोई क्रिमिनल। तो अच्छा उन्होंने तंग आके ना जी उनका यार इन्हां दी गल सुन लै, जिथे कहंदे ने ना उन्होंने ला दे। वो हमें लेके बाहर आ गया। वो बाहर आकर खैर उन्होंने उस सेल का इंचार्ज को कहा जी ठीक है ओके। अब ये अच्छा, उन दिनों ना आबिद बॉक्सर की वालदा बहुत शदीद अलील थी, हॉस्पिटलाइज थी। तो उसके बावजूद भी आबिद उस इंफॉर्मेशन पे काम करता रहा। अब उसको आबिद को पता था इस मुलजम के मुतल्लिक कि यार ये कितना गंदा शख्स है, और या कह लो कि कुछ लोगों की दुआएं भी साथ होती हैं सम टाइम। तो आबिद को 15-16 दिन जो है ना इसकी वजह से, शादबाग का इलाका है, वहाँ पर एक घर के एक कमरे में जो है ना वहाँ पर ये कैद होकर रहे। इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पर एक खातून थी, उस खातून के पास मलंगी आता था। अब कह लो कि वो खातून उसकी कीप थी, या उसके डर की वजह से, या उससे गन पॉइंट पे डरा के उसने उसको अपने साथ रखा हुआ था, तो वहाँ उसके पास वो आता जाता था। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उस खातून की एक बेटी थी, 13-14 साल गालबन शायद उसकी एज थी, और मलंगी की नज़र ख़राब उसकी बेटी पर भी हो गई थी, जिसकी वजह से वो खातून जो थी ना अपनी बेटी को बचाने के लिए वो इंफॉर्मेशन उसने मलंगी की जो थी ना वो पास ऑन की आगे। तो बहरहाल आबिद बॉक्सर वहाँ पर 15 दिन 16 दिन उस घर में मौजूद रहा। अच्छा, जिस घर में मौजूद रहे ना वहाँ पर पीटीएसएल का फ़ोन लगा हुआ था, और उस दौर में ना ज़्यादातर होता था कि पीटीएसएल का फ़ोन जिस मोहल्ले में होता था ना, तो वो वहाँ पर तमाम मोहल्लेदारों के फ़ोन उस घर में आया करते थे, किस रिश्तेदारों के, दोस्त से बाप, जो भी उनकी कॉल होती थी। उस खातून ने उस घर का नंबर मलंगी को दिया हुआ था। मलंगी उस घर पे फ़ोन करता था, उस खातून को बुलवा के उससे बात किया करता था। अच्छा, काफ़ी दिन से फ़ोन उसका मलंगी का आ रहा था, तो वो उसको रोज़ कहता था कि मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा। वो नहीं आता था। जिस दिन उसने आना था ना, उस दिन उसने कहा कि मैं नहीं आ रहा, तो मैं जा रहा पेशावर,
मैं नहीं आवांगा। अच्छा को अब आबिद जो कहता है एकदम मेरी सिक्स सेंस ने काम किया कि भाई कितने दिनों से ये कह रहा है कि मैं नहीं आऊँ, मैं आ रहा हूँ, ये नहीं है। आज इसने कहा है कि मैं नहीं आऊँगा तो ये आने वाला है। इसने फौरी तौर पे अपने जो साथ 3-4 दोस्त थे ना, इसके दोस्त कह रहा हूँ, पुलिस मुलाजिम जो थे आबिद के साथ, इन्होंने फौरन को कभी एक्टिव हो जो मलंगी आ रहा जी। अभी वो कहता कि हम ये गुफ्तगू कर रहे थे तो पता लगा वो सामने से मलंगी आ गया। जब वो आया तो आते साथ ही इनकी क्रॉस फायरिंग होती है, और फायरिंग के दौरान एक बच्ची को भी उसने गालबन यरगमाल बनाया उसने, तो उस क्रॉस फायरिंग के दौरान जो है ना वो मलंगी मारा जाता है। ये तो उसका मलंगी का जो किरदार था ना, वो उसके बाद कहते हैं कि लोगों ने आबिद बॉक्सर को बड़ी पजीराई दी इस हवाले से कि ये जो एक कह लें कि गंदा इंसान जो था ना, वो इस रुए ज़मीन से उसको पाक किया है ज़मीन को उसने, तो ये वाकई में लोगों ने बड़ा सुख का सांस लिया था। उस मैंने बताया ना कि इसका इतना खौफ होता था कि उस इलाके की ख़वातीन, जवान बच्चियां लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर भेज दी हुई थी। एक ये बड़ा एक उसके आबिद बॉक्सर के क्रेडिट में है। एक अरशद गुज्जर हुआ करता था, बड़ा नामवर अपना जुर्म था, मुजरिम था। को 30 रजिस्टर्ड मर्डर जो थे ना वो उसके खाते में थे। उजरती कातिल था ये, पुलिस वालों पर काफ़ी हमले करता था। पुलिस वालों पर काफ़ी इसने वहाँ पर आपको बताऊं कि पेशावर में 4 पुलिस वालों को मर्डर किया इसने, ठीक है। फिर इसको अच्छू छीदी बड़े मशहूर करैक्टर हुए हैं, उन्होंने इसको एक दफ़ा नूरपुर नहर थी वहाँ पे पुलिस की कस्टडी से इसको छुड़वाया। ये वहाँ से निकल के गालबन शायद कोई एक नवाज़ा सिख हुआ करता था, वहाँ पर आया। अच्छा, वहाँ पर नवाज़ा सिख के पास आया ना, तो नवाज़ा सिख का ताज़ा पुलिस के साथ कोई मुकाबला हुआ था, वहाँ से G3 गन्ने वो छीन के लेके आए थे पुलिस वालों की। अच्छा, वो आए वापस तो वहाँ पर पुलिस की रेड हो गई, तो ये भी वहाँ पर चला गया। अब रेड हुई तो इनकी भी पुलिस के साथ फायरिंग हुई। एक एसपी हुआ करते थे, गुज्जर ही हुआ करते इरफान थे, गुज्जर। इरफान गुज्जर गालबन। तो उसने ना एक फायरिंग की, तो वो एक उसकी जो पी कैप थी ना उसमें गोली लगी इसकी अरशद गुज्जर की, तो ये जख्मी भी हुआ। तो खैर वहाँ से गिरफ्तार भी हो गया। इसने उनको एसपी को पता क्या कहा था इरफान गुज्जर को, इसने कहा जी कि एक गोली एक इंच थल्ले भी लग सकती सी अगर गुज्जर ना होते। गुज्जर ना होंदे थे। ए बस गुज्जर बरादरी दा समझ लो कि सदका जड़ा ना। खैर इसको एक पेशी पे फिर फैसलाबाद कहीं ले जाया जाता है। तो फैसलाबाद पेशी पर जाते हैं तो इसको एक कोई दुश्मनदार पार्टी थी गुजरांवाले की, वो इसको वहाँ से छुड़ा के ले जाते हैं। ये वहाँ से फिर निकलता है, निकल के इलाका गैर चला जाता है। वहाँ पर ये मंशियात का, असले का काम शुरू कर देता है। वहाँ पर खासादारों का रेड होता है पुलिस के साथ, वहाँ पर 4 पुलिस वाले मार देता है। वहाँ से निकल के कराची चला जाता है, कराची में भी इसने बड़े कत्ल किए हुए हैं। मैं बताया कि जो रजिस्टर्ड तादाद है ना वो कोई 30 कत्ल हैं इसके। अच्छा, इसने गोगी भट्ट को मारने की भी सुपारी ली। हाँ, मैं आपको बताऊं, गोगी भट्ट की एक मुश्ताकी गुज्जर हुआ करता था, इसने उसके साथ मिलके उसकी गोगी भट्ट की सुपारी ली थी इसने। और गोगी भट्ट ने क्या जाना था, कोई असलम टांगे वाला होता था, उसके कोई अपना ख़त्म था, कुल थे या वहाँ पर जाना था उसने। लेकिन गोगी भट्ट को पता लग गया था कि मेरा थड़ा जो है वो मारा गया है और मेरे पैसे पकड़े गए हैं इन्होंने, तो फिर गोगी भट्ट वहाँ पर नहीं गया था। तो ये वहाँ पर सरदार मछली वाला है चौक, वहाँ पर ग्वाल मंडी में, ये वहाँ पर थड़ा मारकर बैठे रहे हैं, लेकिन गोगी भट्ट वहाँ से घर से निकला नहीं अपने। कहते हैं बाला बेंता वाला जो है उसका बाला कत्ल बेंता किया। वाला बड़ा मशहूर करैक्टर रहा है अंदरून शहर का, उसको भी इसने मर्डर किया था। फिर मुश्ताकी गुज्जर जिसके साथ गोगी भट्ट को मारने के लिए गया था, इसने मुश्ताकी गुज्जर के मुखालफिन से 5 लाख रुपया लेके मुश्ताकी गुज्जर को मार दिया इसने। यार कैसा करैक्टर था, जो अपने किसी साथी को भी नहीं छोड़ता था, जो उसके पैसों के जुराइम में लिए। उसके साथ मुलव्वस था उसको भी नहीं छोड़ता था। ठीक है, बड़े इसने इस किस्म के बहुत से इसने काम किए हैं, और बड़ा बदनाम ज़माना किरदार रहा है ये भी। SHO था आबिद बॉक्सर सब्ज़ाजार, वहाँ पर नाका लगाया हुआ था, और नाके पे फिर वहाँ पर मुकाबला होता है इसका, तो ये भी जो है वो अपने काफिले किरदार को पहुँचता है। उमैर राजा का एक बड़ा मशहूर इनकाउंटर रहा है। उमैर राजा के हवाले से आपको बताऊं कि उमैर राजा एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान लड़का हुआ करता था, और डकैत था वो। डकैतियों के दौरान ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ वो ज्यादती किया करता था। आबिद की पोस्टिंग हुई SHO धर्मपुरा, मुस्तफ़ाबाद जो है लाहौर का, वहाँ पर। और वहाँ पर जब हुई तो वहाँ पर एक कॉल आती है आबिद को किसी खातून की, तो वो खातून फ़ोन पे बात करती है और रो पड़ती है। वो कहती है कि मुझे थ्रेड्स आ रही हैं, एक उमैर राजा है, वो जेल में है, हमारे घर उसने वारदात की थी, और वारदात के दौरान उसने ना मेरी बेटी के साथ ज्यादती भी की थी। मेरी बेटी अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी थी,
काफ़ी अरसा वो एक कमरे में बंद रही है। तो हम तो फैमिली अब तक स्टिल डिस्टर्ब है और अब हमें उनसे हमारी जान का खतरा है। उमैर राजा का एक साथी था, वो भी बड़ा खतरनाक था, बिल्लू बिल्लू भट्ट था गालिबन शायद। वो थ्रेड किया करता था अपने साथी जो जेलों में थे ना, उनके जो मुद्दई थे उनको बाहर रहकर वो थ्रेड किया करता था। तो बहरहाल खैर जब वो सारी बातचीत होती है तो ये क्योंकि जेल में था। अच्छा, उमैर राजा ऐसा करैक्टर था, इसने जितनी भी वारदातें की हुई थी ना, मैं आपको बताऊं कि रिटायर्ड जजेस थे, हसास इदारों के अफसर थे, पॉलिटिशियन से, बड़े बड़े घरों में। इसके मुतल्लिक जो बताया जाता है ना कि इसको जब अपना लेके आते थे ना पेशी पर, कोट लखपत जेल से दहशतगर्दी कोर्ट में लेके आते थे, तो ये रास्ते में जो साथ के वैन में साथी कैदी होते थे ना, तो ये जाली में से उनको बताता था, देखे कहता यार ये घर देखो, मैंने यहाँ भी वारदात की हुई है, मैंने उस घर में भी वारदात की हुई है। ये दिखाता था लोगों को, बताता था कि इन घरों में उसने वारदातें की हुई हैं। तो बड़ी बड़ी वारदातें इसने की हुई थी। बल्कि एक वारदात जो थी वो ये भी थी कि एक इधर गुलबर्ग में ना, गालिबन शायद गुलबर्ग का ही एरिया था, वहाँ पर एक घर में कोई मेहंदी की तकरीब थी, कोई फंक्शन हो रहा था, तो ये उस घर में घुस गए। बाहर जो गार्ड थे उनको बांध लिया इन्होंने, गन पॉइंट पे ले लिया, अंदर घुस के इन्होंने मेहंदी की तकरीब के सारे शुरा को लूट लिया जाके, लूट के तो वहां से निकल गई है। मतलब कि इतना, मतलब कि ये करैक्टर ऐसा माजी में साबित हुआ है। जब गिरफ्तार होता है तो जो इनके अपना साथी हैं वो थ्रेट करते हैं मुद्दइयों को कि उनके खिलाफ पेश नहीं होना, बयान दो। तो इस तरह ये लोग बाहर भी आ जाते थे। आबिद बॉक्सर उसको लेके आता है जेल से, और लेके आता है और उससे पूछता है कि यार तुझे बिल्कुल शर्म हया नहीं, कोई गैरत नहीं कि तूने बच्ची के साथ ज्यादती की? तो कहते हैं उसको जरा भर भी मलाल नहीं था इस चीज़ पे, और बड़ा मुस्कुरा के उनका जी बा गलती हो गई साढ़े को हो जिंदी ये थे। तो इसने और भी इस किस्म की वारदातें की हुई थी। बहरहाल उसको ये कहा गया कि तू ऐसा कर के तेरी बख्शिश तभी हो सकती है, तेरा एक साथी है बिल्लू भट्ट, उसको पकड़वा दे तो हम तुझे जेल भिजवा देंगे। उनका जी ठीक है। उनका जी कैसे पकड़ा जाएगा? वो एक नंबर देता है किसी बंदे का, उनका इस बंदे को बुलवाओ मेरे पास, मैं इसको बुलाऊंगा, ये बिल्लू भट्ट इसके कहने पे आ जाएगा। वो खैर वो नंबर पे उस बंदे से बात करवाते हैं, बुलवाते हैं, वो बिल्लू भट्ट का प्लान करते हैं। तो वो बुलवाता है कुछ धर्मपुरा पुल के पास बिल्लू भट्ट को, तो ये उसको लेके जाते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर फायरिंग हो जाती है। जब फायरिंग होती है तो बिल्लू भट्ट और ये राजा उमैर, ये दोनों इस मुकाबले में मारे जाते हैं। तो बहुत से मुकाबले हम डिस्कस करने जाएं तो बहुत हमारा टाइम जो है वो काफ़ी लग जाएगा, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। मैर गुल खान और अरशद जट वगैरह जो थे, जजों को धमकियां दिया करते थे, ये डकैत थे। एक दफ़ा बल्कि जो मेरे इल्म में है कि एक जज साहब जो थे वो इनकी वजह से इस्तीफ़ा भी दे गए थे, इनके केस कोई नहीं सुनता इनके था, डर से। मतलब ये धमकियां देते थे ना उन्हें। तो अब मतलब कि प्रोटेक्शन नहीं, और पता कि इन लोगों के बाहर लोग भी मौजूद हैं, क्रिमिनल्स लोग हैं, इनका गैंग है, इनके साथी बाहर मौजूद हैं। वो इस्तीफ़ा भी दिया एक जज साहब ने, फिर कई जज जो थे इनके केसेस नहीं सुना करते थे। इसी तरह कश्मीरी गैंग के 3 लोग थे, उनको भी मारा इन्होंने। आजम जक्कर था फैसलाबाद का, एक बहुत बड़ा उजरती कातिल था। फिर अमीन उर्फ मीना था कसूर का, ये भी उजरती कातिल था। बहरहाल काफ़ी सारे गैंग जो हैं वो इसने, आबिद बॉक्सर ने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। तो बहुत तवील फहरिस्त है। हम कह सकते हैं कि 90s में आबिद बॉक्सर सीसीडी था। कह लें कि सीसीडी था, लेकिन वो इख्तियारात नहीं थे जो इख्तियारात सीसीडी के पास है। मैं आपको बताऊं, उस दौर में पुलिस मुकाबलों की जुडिशल इंक्वायरियां हुआ करती थी। आबिद बॉक्सर के सारे पुलिस मुकाबले क्या जेन्युइन थे? यार अब जेन्युइन नॉन जेन्युइन का जो है ना, इन मुकाबलों में सवाल पैदा नहीं होता। जस्टिफाइड थे? जस्टिफाइड तो देखो, मैं आपको बताऊं कि सीसीडी के जो इनकाउंटर जस्टिफाइड है, मैं उनके मुतल्लिक भी कहता हूं कि नो डाउट हमारे सारे क्रिमिनल हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूं सीसीडी मुतल्लिक कि नो डाउट सीसीडी जब फाल हुई है तो सीसीडी ने बहुत से जुराइम पेशा लोग जो नासूर थे माशरे का, सीसीडी ने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। लेकिन इतने सीनियर, इतने माया नाज, इतने सुलझे हुए, इतने समझदार पुलिस अफसर जो है वो किस तरह से इस किस्म के मुतनाज़ा पुलिस एनकाउंटर सामने लेकर आ रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में। अब पता नहीं वो मिसयूज़ हो रहे हैं, उनको मिसफीड किया जा रहा है, या क्या ऐसे मामला था कि मतहत अफसरान जो हैं वो अपने हायर ऑफिसर्स को जो है वो गलत फीड कर रहे हैं लोगों के मुतल्लक, और ये केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सवालिया निशान उठ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं सीसीडी पर। आप देखें, सॉरी मैं अब लेता हूँ आपका सवाल भी जो आप कहना चाह रहे हैं।
जब से सीसीडी बनी है आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, इतनी पजीराई मिली है, ऐसे इतनी पजीराई मिली है। बल्कि मेरी एक दोस्त भी है, उसके साथ भी डिस्कस हो रहा था कि ये सीसीडी के हवाले से, वो भी मुझे ये कह रही थी कि देखें सीसीडी ने जो काम किया ना, मैं समझती हूँ कि वो बेस्ट है। इसलिए कि वो ख़वातीन के साथ जो लोग ज़्यादती कर रहे हैं, जो डकैत हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, ऐसे उसकी वर्डिंग कुछ और थी, बड़ी क्रिमिनल्स के हवाले से मैं वो वर्ड बोल नहीं सकता। तो वो कहती अच्छा है कि ऐसे नसूरों का जो है ना खात्मा सीसीडी कर रही है, और मैं सीसीडी के हक में हूँ, और मैं सीसीडी को प्रमोट करती हूँ, मैं सीसीडी को कमेंट्स भी करती हूँ, तो उनके हक में करती हूँ। इवन के जो हमारी ऑडियंस है जो इस टाइम पर भी इस पॉडकास्ट को देख रही होगी, वो भी सीसीडी के हक में है। देखें, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि हम सीसीडी के हक में हैं, हम सीसीडी के खिलाफ नहीं है। मैं आपको सीधे बताऊं, लेकिन मिर्ज़ा साहब, मेरा इधर आपसे एक सवाल है। जितने भी आबिद बॉक्सर ने पुलिस मुकाबले किए, आबिद बॉक्सर पॉलिटिकली यूज़ हुआ, आबिद बॉक्सर का मिसयूज़ किया गया अपने मफादात के लिए, क्या बंदे मरवाए गए? यार आप देखें ना, आबिद बॉक्सर के तो वो ओपन इंटरव्यू भी मौजूद हैं। नेशनल मीडिया पे भी बैठ के आबिद बॉक्सर ने बात की कि मेरे से पुलिस इनकाउंटर जो थे वो करवाए गए थे, और शहबाज शरीफ साहब का नाम उन्होंने कई जगह पर बैठ के लिया। तो ये देखें, अब जैसे आज की सीसीडी आप ले लें, सीसीडी के जितने भी एनकाउंटर हैं उनको गो थ्रू पंजाब हुकूमत की तरफ से मिला है। पंजाब हुकूमत ने उन्हें टास्क दिया कि पंजाब में क्राइम ग्राफ जो है वो नीचे आना चाहिए। ये चोरियां, डकैतियां, खवातीन की असमत दरी, बच्चों के साथ ज्यादती, ये उनकी पंजाब हुकूमत ने कहा कि हमारी रेड लाइन है, और इनको जो वाक़यात हैं इनमें नुमाया कमी नज़र आनी चाहिए, और सीसीडी ने वो करके दिखाया। सीसीडी ने शुरू में जितने लोगों को मारा वो नो डाउट इंतहाई जुराइम पेशा थे, इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे। आप देखें उधर ननकाना साहब में वाक़या पेश होया, 4 लोगों ने खातून के साथ ज़्यादती की थी। लाहौर में 2-3 वाक़यात पेश आए, एक अपना इमाम मस्जिद था, उसकी बीवी के साथ उसके सामने ज़्यादती की, वो वाला भी खास। साहिवाल में आप देखें, साहिवाल में आप देख लें, फैसलाबाद में आप देख लें, इधर लाहौर में 2-3 वाक़यात पेश आए थे। फिर वो उसमें वैन में, चलती वैन में एक बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। ये सारे वो नसूर थे जो सीसीडी ने ख़त्म किए हैं। और सबसे अच्छा तरीका जो इंट्रोड्यूस करवाया सीसीडी ने, जो नेफे में पिस्टल चलता है। ये भी देखें, अब इसकी वजह से भी, अब ये जो इंट्रोड्यूस करवाया इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कान भी हुए हैं, और अब सीसीडी का दायरा कार मज़ीद वसी किया जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं, मरीम नवाज़ ने सीसीडी को और मज़ीद इख्तियारात और मज़ीद केसेस सौंपने का भी कहा है, ख़ासकर नाजायज़ असलहे के हवाले से जो है ना, अभी एक मुहिम चलने वाली है। हम देखो, सपोर्ट हम करते हैं, लेकिन जहाँ कोई गलत होता है ना, उस पर तनकीद भी हमें करनी चाहिए। सीसीडी में कुछ लोग होंगे ऐसे जो इस्तेमाल करते हैं अपने आला अफसरान को, गलत ब्रीफ करते हैं उनको, उन तक चीज़ें, मामलात किसी और सेंस में पहुंचाते हैं, किसी और तरीके से पहुंचाते हैं। ठीक है, अब जब एक चीज़ आप मेरे पे डिपेंड करते हैं ना कि ये एक मेरे ज़िम्मे को काम लगाया आपने, मैं उस काम में स्याह सफ़ेद का मालिक हूँ। अब मैं जो स्याह रखूँ, सफ़ेद रखूँ आपके सामने, आप उस पर, मेरे पे एक एतबार है ना, एतमाद है, तो आप उस पर एतमाद करोगे। ठीक है, अब यही कुछ जो हम जिन केसेस को हम डिस्कस करते हैं ना, कि ये फ़लाँ फ़लाँ केसेस हैं, ये मुतनाज़ हैं, ये ज़्यादती किया, ये जुल्म किया, ये नहीं होना चाहिए था, तो वो तनकीद हम इस वजह से करते हैं कि अफसरान को ये चीज़ों में, या गवर्नमेंट है हमारी, हमारी मैडम मरीम नवाज़ हैं, उनको इनके मुतल्लिक सोचना भी चाहिए और देखना भी चाहिए कि ऐसे लोग जो एक पूरा डिपार्टमेंट जो बनाया है, जो जिसको पजीराई मिल रही है, पूरी पब्लिक उसको पजीराई दे रही है, और वो जो है इन 2-4-5 लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है, उन पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ बातें हो रही हैं पब्लिकली, सोशल मीडिया पर, या महकमे के अंदर से ही गुफ्तगू हो रही है। उन्हें इन चीज़ों को देखना चाहिए, और ऐसे अफसरान जो जिम्मेदार हैं इन पुलिस मुकाबलों के, उनको सामने लाना चाहिए, सामने लाकर उनको भी इबरत का निशान बनाना चाहिए, उनको फिक्स करना चाहिए, ताकि आइंदा से इस किस्म के मुकाबले, इस किस्म के मामलात सामने ना आए। आबिद बॉक्सर के बेशुमार पुलिस मुकाबले हैं, कई बार हमने बात भी की। अब आबिद बॉक्सर ने ये जो पुलिस मुकाबले किए, इतना नाम बनाया, लेकिन दूसरी तरफ देखें, आबिद बॉक्सर का ताल्लुक घोगी भट्ट से, तीफी भट्ट से, जो आज कहते हैं सीसीडी वाले कि ये क्रिमिनल्स हैं, तो उस टाइम पे क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुक, इसकी क्या वजह थी?
देखें, अपना अली क्रिमिनल्स आप किस सेंस में कह रहे हैं? गोगी भट्ट, तीफी भट्ट वगैरह जो थे, टीपू ट्रका वाला इवन उसको ले ले, टीपू ट्रका वाला के साथ भी आबिद बॉक्सर का ताल्लुक रहा है, गोगी भट्ट के साथ रहा है, तीफी भट्ट के साथ रहा है। अब ये दुश्मनदार ग्रुप थे। अब ये जुराइम पेशा तो नहीं थे, मंशियात फरोश तो नहीं थे, कुछ जुए तो नहीं कराते थे, मंशियात तो नहीं बेचते थे, ठीक है, या डकैतियां चोरियां नहीं करवाते थे। ये दुश्मनदार ग्रुप थे, शहरदार ग्रुप थे। अब देखें ना, इन लोगों के पॉलिटिकली लोगों के साथ किनके साथ ताल्लुकात थे? अब उनके साथ एक कोई अकेले आबिद बॉक्सर के नहीं, शहर के बेशुमार पुलिस अफसरान के साथ उनके ताल्लुकात थे, और वो उनके पास आया जाया भी करते थे, बाहर मुलाकातें भी किया करते थे, गमी खुशी में भी जाया करते थे उनसे। तो ये लोग जो थे, ये किरदार बदमाश नहीं थे, बदमाश थे, जुराइम पेशा नहीं थे। इनकी दुश्मनदारियां थी, और इनकी कत्ल व गारत गरी भी जो इनके दरमियान हुई है वो दुश्मनदारियों में ही हुई है उनकी। तो ये कोई अपना ऐसा नहीं कि जुराइम पेशा लोगों के साथ ताल्लुकात है। हमने ऐसे ऐसे पुलिस अफसरान भी देखे हैं माजी में, बल्कि अब भी बहुत से हैं पुलिस अफसरान जिन्होंने डकैत रखे हुए थे, जो मंशियात बिकवाया करते थे। मंशियात के वाले से तो अब भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं आपके सामने, आप भी जानते हैं। बल्कि पीछे हसास इदारों की रिपोर्ट थी कि लाहौर शहर में बहुत मतलब कि अच्छे रैंक्स पर कुछ पुलिस अफसरान जो हैं, उनकी मंशियात जो है वो बिकती है। इवन के यहाँ तक के जो बॉर्डर पे ड्रोन उड़ते थे ना मंशियात के लिए, वो भी पुलिस अफसरान का नाम लेके कहते थे कि जी ये इन पुलिस अफसरान के ड्रोन है, ये मंशियात की तरसील करवाते हैं वहाँ पर। आबिद बॉक्सर का इतना नाम हुआ, डाउनफॉल कैसे आता है? डाउनफॉल देखें, एक अपना आबिद बॉक्सर के एक मामू हुआ करते थे, उनकी जगह होती थी रायवंड के इलाके में, बुच्चा गार्डन के नाम से, बाग बुच्चा कहते थे उसको। तो वहाँ पर कहते हैं कि जो हमने अखबारात में रिपोर्ट किया या अखबारात में हमने पढ़ा कि वो जगह जो थी, उस दौर के जो हुक्मरान थे ना, वो जगह उनको मकसूद थी, वो उनको पसंद आ गई थी, वो जगह उन्हें चाहिए थी। तो आबिद बॉक्सर का एक बड़ा नाम था उस दौर में। आबिद बॉक्सर का वो मामू के नाम पे जगह थी, या उसके मामू की किसी के साथ कोई लिटिगेशन थी उस जगह के हवाले से, वट एवर जो भी उसके जगह के मामला थे, तो उस हवाले से फिर आबिद बॉक्सर को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। आबिद बॉक्सर को पहले सस्पेंड किया गया, फिर उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर गालबन को 2 माह या पता नहीं कितना टाइम उसको अपने पास रखा, और फिर आबिद बॉक्सर को उस दौरान एक पुलिस एनकाउंटर में मारने की भी कोशिश की गई। मैं आपको बताऊं कि चूंग में रखा गया था उसको, आबिद बॉक्सर को, और जिस दिन आबिद बॉक्सर को निकाला सेल से और उसको पैगाम दिया कि नहा धो लो, फ्रेश हो जो, कलमा वजू कर लो, पढ़ लो, वजू कर लो, मतलब कि उसको पैगाम एक दिया गया कि अब तुम्हारा टाइम जो है ना वो करीब आ गया, और उसको तफ्तीश के लिए लेकर जाना है। निकाल भी लिया, उसको निकाल के लाए, गाड़ी में बिठाने लगे। तो फिर अचानक एक कॉल आती है कि जी उस वक्त गालबन मलक इकबाल हुआ करते थे डीआईजी लाहौर रेंज, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जी वो जो मलक इकबाल थे उनकी तरफ से जो टारगेट दिया गया था, तो उसको जो मिशन जो दिया गया था उसको रोक दिया जाए। तो फिर इसको उतारा, और फिर पता ये लगा था मिशन रुकने की वजह ये थी कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट जा चुकी थी, उसका 11 गवर्नमेंट का अक्टूबर 1999। उसका तख्ता जो था गवर्नमेंट का वो उलट गया था। उसके कोई 10-12 दिन बाद आबिद बॉक्सर के केसेस जो थे वो सारे ख़त्म भी किए गए, फिर इसको घर भिजवाया गया आबिद बॉक्सर को। और उसके बाद दोबारा कब मुश्किल में आती हैं? दोबारा उसके बाद कहते हैं कि फिर आबिद बॉक्सर को गालबन उसके बाद शेखुपुरा पोस्टिंग भी दी गई, दोबारा बहाल हुआ, और शेखुपुरा भी लगा हुआ था। फिर वहाँ से उसके बाद दोबारा फिर जवाल शुरू होता है, और उस जवाल के बाद फिर आबिद बॉक्सर कोई 11 साल जो है ना, जैसे कह लें कि ज़ाउलक ने 11 साल गुजारे थे ना हमारे मुल्क में, उसके बाद फिर 11 साल आबिद बॉक्सर को मुल्क से बाहर गुजारने पड़े, मफरूरी काटनी पड़ी। आबिद बॉक्सर के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए गए यहाँ पर, और पुलिस मुकाबलों की? पुलिस मुकाबलों के नहीं, और काफ़ी केसेस थे, कोई 302 के। एक मूनलाइट सिनेमा हुआ करता था यहाँ पर, बड़ा मशहूर सिनेमा माजी का रहा है, और वो मतलब कि फ़िल्मों के हवाले से बड़ा मशहूर था। वहाँ पर कुछ मूवीज़ इस किस्म की लगा करती थी वहाँ पर। तो वो उसकी जगह बड़ी कीमती जगह थी, वो जिनकी जगह थी वो, प्लस उनके और कोई मामला थे, उस हवाले से, उस फैमिली के हवाले से, क्योंकि उस फैमिली का ताल्लुक था आबिद बॉक्सर के मामू के साथ, तो उस हवाले से कुछ FIR जो थी
आबिद बॉक्सर के खिलाफ दर्ज की गई और उसमें उसको गुनहगार भी लिखा गया। 11 साल आबिद बॉक्सर को वहाँ गुजारने पड़े। 11 साल बाद आबिद बॉक्सर वापस जब पाकिस्तान आता है, कराची पे डिपोर्ट किया जाता है, वहाँ से फिर आबिद बॉक्सर कुछ अर्सा वहाँ से गायब रहता है। और फिर उसके बाद जब मंजर आम पर आते हैं तो हमने मीडिया पर देखा आबिद बॉक्सर को, कई इंटरव्यूज़ आए उसके, और पुलिस मुकाबलों के हवाले से बड़े इंटरव्यूज़ किए आबिद बॉक्सर ने। बहरहाल वहाँ से क्लियर होके आके फिर आके अपने घर पे आबिद बॉक्सर रहा और अपने केसेस को फेस किया, और केसेस सारे फिर उसके जो थे। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि आबिद बॉक्सर के खिलाफ जो केसेस दर्ज किए गए थे ना, उनकी मिसलें जो थी, वो कहते हैं कि उन मिसलों को जला दिया गया, वो मिसलें ही नहीं सामने आई, उन पर जो कुछ लिखा गया था। तो उनके आबिद बॉक्सर का मौक़िफ़ ये है कि जी वो सारे झूठे मुकदमा थे, वो सारी चीज़ें एविडेंस उसमें झूठी थी। तो मेरी इत्तला के मुताबिक वो चीज़ें जो थी वो जला दी गई थी, तो वो चीज़ें सामने नहीं आई। वो उन केसेस में से भी एक एक करके आबिद बॉक्सर सब में से क्लियर हो गया हुआ था। और आज से 2-2.5 साल पहले भी आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार किया जाता है। आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी उससे पहले एक आप शायद मिस कर रहे हैं, आबिद बॉक्सर के घर एक अटैक होता है। वो बड़ा फाइटिंग होती है खौफनाक, काफ़ी। बड़ा ख़तरनाक अटैक था वो। और इस कदर फायरिंग होती है कि वो मतलब कि जैसे कहते हैं ना, छानना होता है, दरवाजे दीवारों पर इस तरह गोलियों के निशान थे। तो उस अटैक की जो एफआईआर होती है ना, वो आबिद बॉक्सर की जानिब से दर्ज करवाई जाती है। एक राशिद भट्ट हैं डीएसपी, उनके खिलाफ दर्ज करवाई जाती है। आबिद बॉक्सर के को मुखालफिन थे, अफजाल था एक कुन्नो, अफजाल कुन्नो, मीर अब्दुल्ला के भाई वगैरह, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि वो राशिद भट्ट जो थे डीएसपी, वो उसमें से एफआईआर में से क्लियर भी हो गए थे। और बाकी के जो थे वो अभी तक उनका स्टेटस मुझे नहीं पता इस टाइम कि उनका स्टेटस क्या है, लेकिन वो एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज करवाई गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद जिन्होंने अपना फायरिंग की थी ना, उनमें से 4 के मुतल्लिक कहा गया है कि वो 4 पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। अब वो जो लोग मारे गए थे, उनमें एक गालिबन फारूक डार था, एक कोई कतीरा था, और एक कोई 2, एक फैज़ान बॉक्सर एक था। वो फैज़ान बॉक्सर ये वाला नहीं जो सीसीडी ने मारा है, एक उससे पहले भी फैज़ान एक बॉक्सर था, वो मारा गया था, वो था। और एक और कोई था मिठा गाडी, ये भी बड़े अपना उजरती कातिल थे, दुश्मनदार भी थे। तो इनको कहते हैं कि हायर किया गया था, तो इनको भी पुलिस मुकाबलों में जो है वो मारा गया। फिर उसके बाद आपको बताऊं कि जब ये एफआईआर दर्ज होती है ना, इस एफआईआर दर्ज होने के बाद बहुत सारे मामला जो है ना वो उलझ जाते हैं इस केस के वाले। जो आपने आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी का हवाला किया ना, इस केस का मैंने फायरिंग का जिक्र इसलिए किया है कि आबिद की गिरफ्तारी के पीछे वो फायरिंग वाला वाकया जो था ना, वो बहुत मैटर कर रहा था। डीआईजी ओसी उस टाइम थी, सीसीडी नहीं आई थी, मलक लियाकत डीआईजी हुआ करते थे। कहते हैं कि मलक लियाकत साहब को एक केस के मुतल्लिक ब्रीफ किया गया, और कोई एक पुलिस वाला कोई था, उसका भाई मर्डर हुआ था, तो उसकी केस की वो पैरवी कर रहा था। तो उस केस के हवाले से मलक लियाकत को ब्रीफ किया गया कि जी ये मुद्दई है और इसको आबिद बॉक्सर की तरफ से जान का खतरा है। और कहते हैं कि कोई 2 डीएसपी हजरात थे जिन्होंने उस मुद्दई को, जो कंप्लेनेंट था, उसको तैयार किया, उसको ट्रैप किया, ट्रैप करके डीआईजी मलक लियाकत को जो है वो ब्रीफ दिया गया। जब ब्रीफ दिया गया तो मलक लियाकत ने गो हेड दिया कि ठीक है, आबिद बॉक्सर को अरेस्ट करने। वो जब अरेस्ट करने जाते हैं, मोहम्मद अली भट्ट, राशिद भट्ट वगैरह ये सब वहाँ पर जाते हैं अरेस्ट करने। फिर वो माजिद गालबन, क्या नाम है, एक माजिद इंस्पेक्टर बशीर। माजिद बशीर, वो भी साथ होते हैं। तो ये इनकी एक आपस में बैकग्राउंड हिस्ट्री तो है ना इनकी मुखालफत की। राशिद भट्ट हो गया, माजिद बशीर हो गया, आबिद बॉक्सर हो गया, इनके आपस में हिस्ट्री तो है इनकी एक। वहाँ पर फिर जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं, आबिद बॉक्सर के घर जाते हैं, तो वहाँ पर एक डीएसपी के साथ मुठभेड़ हो जाती है, और वहाँ पर एक डीएसपी को कहते हैं कि मुक्का भी पड़ता है और वो गिर जाते हैं, या इस किस्म के मामला। तो फिर सारी पुलिस जो है वो अंदर चली जाती है। फिर जो वहाँ पर हुआ वो आपने सोशल मीडिया पर देखा, क्लिप भी चलते थे। ऐसे ही फिर है। आबिद मुझे बॉक्सर पॉडकास्ट पर में भी जिस बताया आबिद हाँ, बॉक्सर ने कि उस जिस टाइम भी तरह से आबिद बॉक्सर का पुलिस मुकाबले का प्लान हो गया था। पुलिस मुकाबले का भी प्लान हो गया था। फिर अपना कोर्ट में, सेशन में, हाई कोर्ट में रिटें दायर की। 7 दिन आबिद को, या 9 दिन गालबन आबिद को रखा, और फिर उसके बाद 7 दिन या 9 दिन रिमांड काटा। फिर उसके बाद तय ये हुआ उस हवाले से कि जी सेशन कोर्ट में जो रिट की हुई है, हाई कोर्ट में जो रिट की हुई है, वो वापस की जाए। आबिद बॉक्सर की एहलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। कोई और इंटरव्यू नहीं देंगे। और फिर जब आबिद की रिहाई होगी, यहाँ से छोड़ा जाएगा आबिद को, तो आबिद जो है वो हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं देगा, कोई इंटरव्यू नहीं देगा। ये कमिटमेंट वहाँ पर हुई, और जो बदले में कमिटमेंट दी गई कि जी आबिद बॉक्सर का जो असला था वो वापस देंगे,
उसकी प्रॉपर्टी के जो पेपर ले गए थे वो वापस देंगे, और ये केसेस जो उसके खिलाफ 3-4 केसेस दर्ज किए गए थे वो वापस खारिज कर देंगे। तो वो ना केसेस खारिज हुए, ना असला वापस मिला, और ना ही प्रॉपर्टी के कागज़ वापस मिले। अच्छा, प्रॉपर्टी के कागज़ात से मेरे ज़हन में एक सवाल आया। ये अक्सर मैंने आबिद बॉक्सर के जो कॉलीग्स हैं, मौजूदा जो पुलिस वाले हैं, उनके मुँह से भी सुना कि आबिद बॉक्सर की जो सर्विस है, वो 7 से 8 साल होगी, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की जायदाद कैसे बना ली? यार अब ये तो बातें जो है ना फिर वो किसी और तरफ चली जाती हैं, किस तरह से बना ली जायदाद। आबिद बॉक्सर ने तो अपने कई प्रोग्राम में खुद भी बताया कि मैं एक खाते पीते घर से ताल्लुक़ हूँ। मैं जब अपना इस पुलिस सर्विस में नहीं आया था तो उससे पहले भी मेरे वालिद की जो थी वो प्रॉपर्टीज थी इकबाल टाउन में, आबिद मार्केट उसके नाम से, आज भी आबिद मार्केट के नाम से वहाँ पर मौजूद है। इनकी रिहाइश भी वहाँ थी, उसके साथ एक प्लॉट भी हुआ करता था इनका। तो ये मामला, फिर उसके बाद 11 साल बाहर गुजारे हैं, वहाँ भी बिजनेस करते रहे यार ये। तो बहरहाल ये एक सेपरेट इशू है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। यहाँ पर तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनको हमने स्कूटर पर, मोटरसाइकिलों पर यहाँ पर फिरते हुए देखा है हमने, और आज उनसे मुलाकात के लिए आप जाएं तो वो आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते उनसे। ऐसे ऐसे पुलिस अफसरान भी हैं, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं जिन्होंने कुछ ऐसे ही पुलिस अफसरान के कंधों पे चढ़कर जो है अपना नाम और पैसा बनाया हुआ है। तो बहुत से इस लाहौर शहर में बेशुमार ऐसे नाम हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मैं आपको गिनवाने बैठूं तो मेरे ख्याल शायद गिनती आपके पास से ख़त्म हो जाएगी, इतने किरदार लाहौर शहर में मौजूद हैं। आबिद बॉक्सर ने इतना नाम बनाया, इतने पुलिस मुकाबले किए, प्रॉपर्टीज़ बना ली, कई लोग हीरो भी कहते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल भी कहते हैं। लेकिन आबिद बॉक्सर के पूरे करियर पे एक दाग भी है, एक अदाकारा को लेकर। यार वो माज़ी का किस्सा है, मैं वो आपके साथ इसलिए शेयर नहीं करूँगा, डिस्कस नहीं करूँगा, तो उसक इस हवाले से नहीं करूँगा कि मैंने आबिद बॉक्सर का एक कोई इंटरव्यू देखा हुआ है, उसमें उस इस केस के हवाले से मुझे उस वाक़ये के हवाले से उसको, आबिद बॉक्सर को ना, मुझे नज़र आया कि उस वाक़ये पर उसको शर्मिंदगी भी थी, और उस हवाले से उसने, वो एक कोई मेरे ख़्याल खातून थी कोई, उस जी, उनसे जी। कोई डिस्कस किया था, तो उसने वो उसको कहा कि वो मेरी, कह लो कि एक्सेप्ट किया कि वो मेरी एक गलती थी। तो इस हवाले से मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँ आपके साथ। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपने देखा। इस पॉडकास्ट के एंड में मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा तो है, लेकिन इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया। आपके वीडियो को लाइक करने से, कमेंट करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो मैक्सिमम ऑडियंस तक जाएगी। आपके ऐसा करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मेरी टीम को मोटिवेशन मिलेगी और हम इससे बेहतर मज़ीद आपके लिए वीडियोज़ बनाएँगे।